हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेज, सेमेस्टर फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, कोड 1002 के यूनिट नंबर 5 हीट एंड थर्मोमेट्री के ऊपर वीडियो बनाया है। इसका टॉपिक है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कंडक्शन मेथड से ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है, ऊष्मा संचरण की विधि का अध्ययन किया था। तो इसमें प्रश्न है ऊष्मा स्थानांतरण की या ऊष्मा संचरण की संवहन व विकिरण विधि का वर्णन कीजिए। इसमें संवहन व विकिरण विधि का वर्णन करना है, यानी कि कन्वेक्शन एंड रेडिएशन मेथड। तो इसका जो जवाब है इसमें है संवहन विधि क्या है, कन्वेक्शन मेथड। इस विधि में माध्यम के कण स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। माध्यम के कण गमन करते हैं, ऊष्मा को उच्च ताप से निम्न ताप के स्थानों की ओर प्रवाहित करते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो चालन विधि में माध्यम के कण गमन नहीं करते थे। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के आसपास कंपन करते थे, जबकि संवहन विधि में माध्यम के कण ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। माध्यम के कण वास्तव में गमन करते हैं। उदाहरण के लिए एक पात्र में जल को गर्म करते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं। एक पात्र में पानी को, जल को गर्म किया जाए तो पहले पात्र के पेंदे का जल गर्म होगा। नीचे से हम उसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो पहले पेंदे का जो पानी है उसके अणु है वो गर्म होंगे। गर्म जल का घनत्व ठंडे जल के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, अतः गर्म जल के कण या अणु ऊपर उठने लगते हैं तथा उनका स्थान लेने के लिए ठंडे जल के अपेक्षाकृत भारी कण नीचे आने लगते हैं। जल के कणों के इस प्रकार ऊपर नीचे चलने से जल में धाराएं बन जाती हैं। इन्हें संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट कहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण जल का ताप एक समान नहीं हो जाता। तो इस प्रकार माध्यम के कण गमन करते हैं और ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। पारा एक द्रव है। पारे को छोड़कर सभी द्रव गैसों में, फ्लूइड्स में, तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। संवहन, कन्वेक्शन मेथड से, विधि से होता है। लेकिन यदि किसी द्रव को ऊपर से गर्म किया जाए तो उसमें ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, न कि संवहन विधि से। अब संवहन विधि के कुछ मुख्य फैक्ट्स, तथ्य। तो इसमें पहला है सामान्य संवहन विधि। जब माध्यम में दो स्थानों पर घनत्व में अंतर हो, उसके कारण तथा गुरुत्व के प्रभाव में गर्म कणों की ऊपर की ओर
तथा ठंडे कणों की नीचे की ओर गति हो तो उस गति को हो जो किसी तरल, द्रव व गैस को गर्म करने पर होती है, सामान्य संवहन कहलाती है। यानी हम नीचे से गर्म करें और गर्म कण जो है ऊपर जाए और ऊपर द्रव के या गैस के ऊपर स्थित जो ठंडे कण वो नीचे आए, तो इस तरह से ऊष्मा का जो संचरण होता है, विधि है, चालन की विधि है, ऊष्मा संचरण की विधि है, इसको संवहन विधि, सामान्य संवहन विधि कहते हैं। दूसरा है प्रणोदित संवहन। यदि किसी तरल को गर्म वस्तु से ऊष्मा लेने के लिए बलपूर्वक अर्थात किसी पंप या अन्य भौतिक साधन द्वारा गतिशील किया जाए, बलपूर्वक किसी पंप या अन्य भौतिक साधन द्वारा गतिशील किया जाए तो संवहन की प्रक्रिया प्रणोदित संवहन कहलाती है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है संवहन कन्वेक्शन मेथड, उसको फोर्स्ड कन्वेक्शन मेथड कहते हैं, प्रणोदित संवहन कहलाती है। सामान्य संवहन नीचे से ऊपर की ओर, जबकि प्रणोदित संवहन किसी भी दिशा में होता है। चौथा पॉइंट है, सामान्य संवहन की स्थिति में संवहन धाराएं गर्म कणों, वायु द्रव के कणों को ऊपर तथा ठंडी वायु द्रव के कणों को नीचे लाती है। इसी कारण ऊष्मा पेंदे में दी जाती है। सामान्य संवहन के उदाहरण हम दे सकते हैं। कमरे में जो वेंटिलेशन लगाए जाते हैं वो छत के नज़दीक लगाए जाते हैं, रोशनदान, जिससे श्वास छोड़ने पर गर्म वायु कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सहित ऊपर उठकर बाहर निकलती है और भारी ऑक्सीजन युक्त हवा दरवाजों व खिड़कियों से अंदर की ओर प्रवेश करती है। समुद्री हवाओं का चलना, मानसूनी हवाओं का चलना, लू का चलना तथा व्यापारिक हवाएं आदि सभी संवहन विधि से ऊष्मा संचरण के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। हृदय द्वारा, हार्ट के द्वारा रक्त का संवहन शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, तो ये भी हमारे पास संवहन विधि का एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास है विकिरण, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होते हैं और इनसे कैसे ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तो वो देखिए। ऊष्मा संचरण की इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के संभव होता है। चालन विधि में तो माध्यम के कण अपनी मध्यमान स्थिति, माध्य स्थिति, साम्य स्थिति के आसपास कंपन करते हैं और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करते हैं, जबकि संवहन विधि में माध्यम के कण वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ऊष्मा का संचरण करते हैं। लेकिन विकिरण में विधि में माध्यम के कणों की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के भी ऊष्मा गमन कर सकती है। निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है विकिरण विधि से। तो विकिरण में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसफर होती है, संचरित होती है। जैसे सूर्य से आने वाली विकिरण निर्वात से होकर आती हैं और फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, यानी माध्यम में भी गमन कर सकती हैं, लेकिन बिना माध्यम के भी संचरित हो सकती हैं। नो नीड ऑफ मीडियम टू प्रोपागेट। संचरण के लिए, विकिरणों के चलन के लिए, विकिरणों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के भी गमन कर सकती हैं। इस प्रकार विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि चालन व संवहन विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये विकिरण और इन दो विधियों में अंतर है। दूसरी ओर विकिरण द्वारा ऊष्मा का संचरण
प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से होता है, वह चालन तथा संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण धीमी गति से होता है, स्लो प्रोसेस है ये। विकिरण सीधी रेखा में गमन करते हैं, जबकि चालन व संवहन विधि में ऊष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो ये कुछ इनमें कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन है। ऊष्मीय विकिरण क्या है? थर्मल रेडिएशन परम शून्य ताप 0 केल्विन से अधिक ताप पर प्रत्येक गर्म वस्तु द्वारा अपने ताप के कारण उत्सर्जित ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं, रेडिएशन एनर्जी कहते हैं। वह ऊष्मा को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। ऊष्मीय विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप है। तो ऊष्मीय विकिरण क्या है? ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक ग्रुप है, उसका ये एक भाग है। इन्हें अवरक्त विकिरण इंफ्रारेड रेडिएशन भी कहते हैं। इनकी तरंगदैर्ध्य की जो रेंज है, प्रास है, वो 8 गुणा 10 की घात -7 मीटर से लेकर 4 गुणा 10 की घात -4 मीटर के ऑर्डर की होती है। ऊष्मीय विकिरण का मापन बोलोमीटर की सहायता से, उपकरण है उसकी सहायता से किया जाता है। ऊष्मीय विकिरण के कुछ प्रॉपर्टीज, गुणधर्म की बात करें हम तो पहला गुणधर्म है हमारे पास, ऊष्मीय विकिरण की प्रकृति प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं। इनका संचरण एक सरल रेखा में होता है। ये निर्वात में भी संचरित होते हैं। सीधी लाइन में विकिरण गमन करती हैं प्रकाश की भांति। इनका निर्वात में भी संचरण हो सकता है तथा माध्यम जिसमें से गुजरती हैं उसका ताप नहीं बढ़ाते हैं, माध्यम को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका जो प्रॉपर्टी है रेडिएशंस का, थर्मल प्रॉपर्टी रेडिएशंस का, इनका वेग प्रकाश के वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऊष्मीय विकिरण का प्रकाश की भांति अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी घटनाएं संभव हैं और इनकी तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी, स्रोत से दूरी बढ़ने पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डी स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और छठा जो प्रॉपर्टी है वो है ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात ऊष्मीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। इसके बाद में रेडिएशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन बना सकते हैं हम, जैसे परावर्तन, अवशोषण व पारगमन गुणांक क्या है, परिभाषा दीजिए। तो इन गुणांकों को हम परिभाषित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित होती है तब 3 काम होते हैं, इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रक्रियाएं होती हैं कि आपतित ऊष्मा का कुछ भाग पदार्थ द्वारा परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पर हम रेडिएशन डालें तो उसका कुछ पार्ट तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से विकिरण आई है, परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग उस पदार्थ द्वारा अवशोषित हो जाता है जिसके ऊपर विकिरण डाली है, और शेष भाग पदार्थ द्वारा पारगमित हो जाता है, आर पार गुजर जाता है। तो ये मान लीजिए हमने टोटल रेडिएशन Q इंसिडेंट की है, टोटल रेडिएशन हमने Q डाली, तो QR रिफ्लेक्टेड पार्ट है ऊष्मा का QR, अवशोषित भाग है QA अब्जॉर्ब्ड पार्ट, और ये QT ट्रांसमिटेड पार्ट, पारगमित ऊष्मा का मान है QT। तो आपतित ऊष्मा Q इन तीनों के जोड़ के बराबर होगी ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार।
माना किसी पदार्थ पर कुल आपतित विकिरण की मात्रा कैपिटल Q, इनमें से परावर्तित विकिरणों की मात्रा QR, अवशोषित विकिरण QA तथा पारगमित विकिरण की मात्रा QT है। अतः ऊर्जा संरक्षण का नियम यह है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। टोटल ऊष्मा जितनी हमने विकिरण डाली है Q, ऊष्मा की जो मात्रा है Q, वही 3 भागों में बटी है, बराबर QR प्लस QT प्लस QA, समीकरण नंबर 1। अब अगर समीकरण 1 में Q का भाग दे दे दोनों पक्षों में, तो Q में Q का भाग देंगे 1 आएगा, QR बटा Q प्लस QT बटा Q प्लस QA बटा Q। तो QR बटा Q को हम परावर्तन गुणांक कहते हैं, QT बटा Q को हम पारगमन गुणांक कहते हैं, और अवशोषित ऊष्मा बटा कुल आपतित ऊष्मा का अनुपात अवशोषण गुणांक अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट A कहलाता है। तो इन तीनों का जो जोड़ है R प्लस A प्लस T बराबर 1 होता है, इकाई होता है, 100% हो गई पार्ट। अब इनकी परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे परावर्तन गुणांक क्या होगा, पदार्थ द्वारा परावर्तित ऊष्मा, कितनी ऊष्मा परावर्तित होगी बटा कुल आपतित ऊष्मा का जो अनुपात है, रेशियो है, वो परावर्तन गुणांक। इसी तरह से पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा बटा कुल आपतित ऊष्मा का जो अनुपात है वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। कि टोटल हमने Q ऊष्मा आपतित की और उसका QA यानी अवशोषित ऊष्मा QA है, तो उसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो हमारे पास अवशोषण गुणांक। इसी प्रकार से पारगमन गुणांक, पदार्थ द्वारा पारगमित ऊष्मा बटा कुल आपतित ऊष्मा, कुल आपतित ऊष्मा में से कितना हिस्सा, कितना भाग ऊष्मा का आर पार गुजर गया, पारगमित हो गया, तो ये जो अनुपात है वो हमारे पास पारगमन गुणांक कहलाता है। यानी कोई सा भी गुणांक लेना है, परावर्तन, अवशोषण या पारगमन, तो उसकी मात्रा जो अपने पास है परावर्तन की, पारगमन की, अवशोषण की, तो ऊपर, और कुल आपतित ऊष्मा नीचे, ये जो अनुपात है वो हमारे पास क्या कहलाता है, गुणांक के रूप में आ जाता है, और इन तीनों का सम इकाई होता है। अब विशेष स्थिति हमारे पास है, यदि R बराबर 0, परावर्तन गुणांक 0 हो, अवशोषण गुणांक 0 हो, तो समीकरण 2 में R प्लस A प्लस T में अगर हम R 0 A 0 लिख दे तो T बराबर 1 हो जाएगा। तो ऐसा पृष्ठ पूर्णतः पारदर्शक, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट होता है। यानी जितनी ऊष्मा आपतित की वो पूरी की पूरी आर पार गुजर गई। तो ये जो अपने पास है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इसमें से परावर्तित ऊष्मा 0 है, अवशोषित ऊष्मा 0 है, तो 100% ऊष्मा, कुल ऊष्मा आर पार गुजर गई है उसके। तो इस तरह के पदार्थ जो हमारे पास होते हैं पूर्णतः पारदर्शक पदार्थ, ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं, आर पार उनके देखा जा सकता है। दूसरा जो हमारे पास है, यदि A इज इक्वल टू 0, अवशोषण गुणांक 0 हो, यानी अवशोषित ऊष्मा का मान 0, T बराबर 0, पारगमित ऊष्मा 0 हो तो R बराबर 1, तो ऐसा पृष्ठ पूर्णतः परावर्तक कहलाता है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 के अंदर A और T 0 रख दें हम, तो R बराबर कितना रह जाएगा, 1। ऐसा पृष्ठ पूर्णतः परावर्तक, परफेक्टली रिफ्लेक्टेड सरफेस कहलाता है। यानी कि इस पर जो आपतित ऊष्मा है वो 100% परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, न तो इसमें से आर पार गुजरती है न अवशोषित होती है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊष्मा। ये पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जब R बराबर 0, परावर्तित ऊष्मा का मान भी 0 है, परावर्तन गुणांक T बराबर 0, ट्रांसमिशन गुणांक भी 0 हो, तो समीकरण 2 में वापस हम रखेंगे, समीकरण 2 से R0 T0 रखेंगे तो A बराबर 1, तो A का जो मान है अवशोषण गुणांक वो इकाई हो जाएगा। ऐसा पृष्ठ जिसका अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक इकाई हो, 1 हो, उसे पूर्णतः अवशोषक, परफेक्टली अब्जॉर्बर बॉडी कहते हैं, सरफेस कहते हैं, और इसे कृष्णिका वस्तु भी कहते हैं। कृष्णिका वस्तु की यही परिभाषा है कि वह वस्तु जिस पर आपतित
संपूर्ण ऊष्मा पूर्णतः अवशोषित हो जाती है, उसका कोई भी अंश परावर्तित नहीं होता है, न आर पार गुजरता है, तो उसे कर्षणिका वस्तु, काली वस्तु कहते हैं। तो ये पूरा जो मटेरियल है हमने SP साइंस पब्लिकेशन जयपुर की बुक से लिया है। धन्यवाद, थैंक यू।